Assalamualaikum dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 28A. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures, we will discuss about the correspondence principle. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो correspondence principle है, that is also known as Bohr correspondence principles. ये basically है क्या? ठीक है. सो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा या क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी है. तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मुख्तलिफ कवानीन से मुख्तलिफ मतलब उसमें मुख्तलिफ फिनामिनाज हैं. सो दैट क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स वी लिंक्स विद द बोहर एटॉमिक मॉडल्स. ठीक है. क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम क्या करते हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम कंबाइन करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ. एंड व्हेन वी डू दिस, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इन दोनों का मकसद क्या होता है, इन दोनों का मकसद होता है टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशंस. ठीक है. क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक बेसिकली डील करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ. इसी के साथ हम क्या करते हैं, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है अब वो भी इसी चीज़ के साथ लिंक करती है. सो हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं. ठीक है. एंड विद दैट वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशंस. ठीक है. सो अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, सो वी नीड अ प्रिंसिपल. हमें एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है टू रिलेट द न्यू मॉडर्न रिजल्ट्स विद द क्लासिकल वन. कि यहाँ से जो नए रिजल्ट्स आते हैं उनको हम क्लासिकल्स जो रिजल्ट है उनके साथ इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकें. सो दैट इज़ बीन लिंक्ड बाय बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल. यही जो लिंक है, यही जो फिनोमेनाज है, यही जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रही है बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल. मतलब बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एक लिंक है बिटवीन द क्लासिकल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, या हम कह सकते हैं कि क्वांटम रिजल्ट्स एंड क्लासिकल रिजल्ट. बोहर जो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है ये इन दोनों रिजल्ट्स को क्या करती है, दोनों रिजल्ट्स को एक कॉमन पॉइंट तक लेके आती है अंडर सर्टेन कंडीशंस. मतलब ये कंडीशंस तय करती है और उसी कंडीशंस पे आके बताती है कि हमारे पास जो क्लासिकल रिजल्ट है दैट एग्री विद द क्वांटम रिजल्ट, या जो क्वांटम रिजल्ट है दैट एग्री विद द क्लासिकल रिजल्ट. ठीक है. सो इसकी जो फॉर्मल स्टेटमेंट है बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की, वो कुछ यूँ है कि इन द लिमिट्स वेयर क्लासिकल्स एंड क्वांटम थ्योरीज शुड एग्री, द क्वांटम थ्योरी मस्ट रिड्यूस टू द क्लासिकल रिजल्ट्स. ठीक है. कि एक लिमिट्स हम पुट करते हैं, या नॉर्मल कंडीशन में हम कहते हैं इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर द क्लासिकल एग्री द क्वांटम थ्योरी एग्रीज विद द क्लासिकल थ्योरी. ठीक है. कि जब हमारे पास क्वांटम नंबर बहुत ही बड़ा हो या उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो तो उस कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो क्वांटम थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी के साथ वो एग्री करती है. ठीक है. मतलब यहाँ पर जो लिमिट्स है वो हमने पुट किया प्रिंसिपल्स क्वांटम नंबर पे, कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, या हायर है, तो उस तनाजुर में या उसी पहलू में हमारे पास जो क्वांटम रिजल्ट है वो एग्री करती है क्लासिकल रिजल्ट के साथ. अब आगे के स्लाइड में हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे इसी करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को. और उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, या मतलब एक मैथमेटिकल प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं. सो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस. ठीक है. कि हम कहते हैं कि हमारे पास रेडिएशंस है और वो जब रेडिएशन जब एमिट्स होती है सो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है, हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू द ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. हम कहते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशंस है और वो रेडिएशन जब एमिट होती है तो हम कहते हैं कि उनकी जो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द जब वो चक्कर लगाते हैं तो वो इस ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी के बराबर है. ठीक है. मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्लासिकल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, classical frequency is equal to the orbital frequency of the electrons around the nucleus, and we say that that is equal to omega over 2 pi. ठीक है. अब जो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिकल फ्रिक्वेंसी को डिस्कस किया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी जस्ट पुट द वैल्यूज एंड द वैल्यू इज 1/2 पाई. ठीक है.
अंडर रूट ई स्क्वायर व 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। ये हमारे पास क्या है, ये होल जो है दैट इज़ वैल्यू फॉर द क्लासिकल फ्रिक्वेंसी। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, या स्क्वायर रूट्स को हम इवैल्यूएट करके, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इट विल रिड्यूस टू दिस वन, ठीक है। सो नाउ हम कह रहे हैं कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम n प्लस वन टू n स्टेट, ठीक है। कि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या है, उनकी ट्रांजिशंस हो रही है। सो उसी मुनासिबत से जब ट्रांजिशन हो रही है तो फ्रिक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। सो द बोहर की जो फ्रिक्वेंसी है मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास ट्रांजिशंस हो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आ रहा है। वो स्टेट्स हम कह रहे हैं कि n प्लस वन स्टेट से वो n स्टेट की तरफ आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल्स जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, बोहर फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट ओवर एच एन टू 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग द बेसिक मैथ्स। जो बेसिक मैथ्स फार्मूला है इसके मुताबिक इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। So this whole relation will reduce to this one, that is E naught over h n to 2n plus 1 divided by n square n to n plus 1 होल स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास आया। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। कि बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में हम बात करते हैं कि फॉर ए लार्ज क्वांटम नंबर, या हम कहते हैं फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम कहते हैं कि जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो उस कंडीशन में जो क्वांटम रिजल्ट्स है दैट एग्री विद द क्लासिकल रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये क्वांटम रिजल्ट्स है, ये वाली ये बोहर फ्रीक्वेंसी है। अब ये वाली हमारे पास क्या है, ये एफ क्लासिकल दैट इज इक्वल टू एम ई रेस टू पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट क्यूब 1/n क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है। अब क्लासिकल फ्रीक्वेंसी से फिर हम बढ़ते हैं किधर, हम बढ़ते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी की तरफ। कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है n+1 स्टेट से n स्टेट तक, ठीक है। अब ये बोहर फ्रीक्वेंसी हम कर रहे हैं, सो दैट इज क्वांटम फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारे पास ये वाली जो रिलेशन आया दैट इज फॉर क्वांटम या बोहर फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर मतलब ये क्वांटम फ्रीक्वेंसी आए। अब हम बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या करती है कि क्या कहती है, वो कुछ यूँ कहती है कि फॉर अ लार्ज क्वांटम नंबर, या हम कहते हैं कि इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर द क्वांटम थ्योरी एग्रीज विद द क्लासिकल थ्योरी, और हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी रिड्यूसेस टू द क्लासिकल थ्योरी। तो यहाँ पर हम अभी वही कंडीशन पुट करें कि फॉर द लार्ज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज फॉर एन, ठीक है। अगर एन हमारे पास लार्ज हो, एन की वैल्यू क्या हो, एन की वैल्यू बड़ी हो, तो यहाँ पर हमें कंडीशंस पुट करते हैं कि अगर n की वैल्यू अब n इज वेरी वेरी ग्रेटर, ठीक है, अब n इज वेरी वेरी लार्ज, सो देन वी से दैट n+1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n, ठीक है। मतलब मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं कि व्हेन वन वैल्यू इज वेरी लार्ज सो यू पुट n+1 ऑलमोस्ट इक्वल टू n। तो यहाँ पर भी हम वही वैल्यू पुट करते हैं कि वी आर सेइंग दैट कि n इज वेरी वेरी लार्ज, सो देन n+1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n। तो यहाँ पर हम n पुट करते हैं। सो ये वाला जो रिलेशन है दैट विल n+1 विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n। सो n² n रेज टू पावर 4। सो ये जो बोहर फ्रीक्वेंसी है फॉर लार्ज n, द बोहर फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस टू 2n ई नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय h n रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 ई नॉट ओवर h n क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर ई नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज फॉर द ई नॉट, सो द बोहर फ्रीक्वेंसी विल बिकम m e raised to power 4 divided by 4 epsilon naught square h cut cube 1 over n cube। सो अब इसको आप देखें, ये जो बोहर फ्रीक्वेंसी है अब इसको देखें, और यहाँ पर जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है इसको देखें। सो यू विल कम टू नो दैट कि जो बोहर फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू द क्लासिकल रिजल्ट। मतलब यहाँ से हमने बात
अपनी बात साबित कर दी कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, दैट इज फॉर द लार्ज क्वांटम नंबर्स, जो क्लासिकल सॉरी जो क्वांटम रिजल्ट्स है दैट एग्री विद द क्लासिकल रिजल्ट, एंड दैट इज द बेसिक थीम ऑफ द बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। मतलब ये बेसिक जो थीम है या बेसिक जो जो बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है वो असल में यही कहती है। ठीक है, नाउ वी हैव सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की सक्सेस क्या है और इसकी फेलियर क्या है। सो पहले हम सक्सेस को डिस्कस करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस actually revolve about their mutual center of masses, which you can see it here। ठीक है, क्या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो अपने जो उनके जो सेंटर ऑफ मास है उनके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी जो सेंटर ऑफ मास है, जिस तरह के पिछले उसमें आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, सो यहाँ पर ये क्या है, ये इन दोनों की सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब ये आर, ये वाले जो आर है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, and this is the total separation between the nucleus and the electrons। So the electron mass is replaced by its reduced mass। मतलब जब हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर हमने जो मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मास को हम उसकी रिड्यूस मास से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो द रिड्यूस मास of the electron we denote by mu e, and that is equal to mass of the electron and to mass of the nucleus divided by electron mass plus nucleus mass। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आए, that is mass of the electron divided by 1 plus mass of electron divided by mass of the nucleus। ठीक है, सो द राइडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास इज रिप्लेस बाय आर। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मास जो है वो इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट्स इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम उसको रिप्लेस करते हैं आर पे। सो हमारे पास जो रिलेशंस है, मतलब ये रिलेशन इस तरह आएगी कि वी विल गेट आर दैट इज इक्वल टू म्यू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है कि राइडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, और इसको हम रिप्लेस करते हैं आर पे। दैट इन टर्न वी से इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द न्यूक्लियस एन टू और 10 टू इन्फिनिटी। अब इसमें यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर इसी रिलेशंस के अंदर ये आर की वैल्यू पुट करते हैं जो राइडबर्ग कांस्टेंट है, तो ये वाली जो रिलेशंस है थोड़ा सा इसको फिर सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट दिस फाइनल रिलेशन। ये फाइनल रिलेशन हमारे पास वो आ जाएगी। ठीक है, नाउ what are the limitations of the Bohr model? So the Bohr model was a great step of new quantum theory but it had its limitations। ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या था, ग्रेट स्टेप था क्वांटम थ्योरी के लिए, या जब जिस वक्त क्वांटम थ्योरी डेवलप हो रही थी, तो ये हम कहते हैं कि एक मेजर स्टेप था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम थ्योरी। लेकिन इसके साथ ही हम कहते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस है, बोहर थ्योरी या बोहर मॉडल के कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन कुछ यूँ है कि इट्स वर्क ओनली टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, कि मतलब ये वाली जो थ्योरी है या जो थ्योरी थी ये अप्लाई हो रही है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एटम के, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स को, मतलब बाकी के लिए ये इतना वैलिड नहीं है। व्हेन यू अप्लाई टू द अदर एटम्स सो इट्स फेल बैडली। Number two, could not account for the intensities or the finite structures of the spectral line। कि मतलब ये क्या है, जब इसको इस थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, सो ये जो उनकी जो इंटेंसिटी है या फाइन स्ट्रक्चर्स है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, ये उसके बारे में कुछ नहीं कहती। सो इज द सेकेंड फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। नंबर थर्ड, कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग ऑफ द एटम इनटू मॉलिक्यूल्स। कि ये वाली जो थ्योरी है ये हमें जो एटम्स की बाइंडिंग है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके बारे में ये कुछ नहीं कहती। ठीक है, सो दैट्स द third failures of the Bohr model। So that's all we have for this lecture। Thanks for watching। See you next lecture very soon। Till then, bye bye।